11 नवंबर को दो असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल होने वाले हैं। ये दो सीटें हैं नगरोटा की और कश्मीर में बडगाम की। बडगाम सीट की अगर हम बात करें तो बडगाम सीट पे कई कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट पंडित जो कि इस वक्त जम्मू में, दिल्ली में या कहीं और जगह पर रहते हैं, उनको भी वोट डालना है बडगाम सीट के लिए। क्योंकि अगर हम कश्मीरी डिस्प्लेस्ड लोगों की बात करें तो उनके जो वोट है, वोटिंग राइट्स तो हैं, लेकिन वो अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो उनके कैंडिडेट वहाँ पे खड़े होते हैं उन्हीं को वो वोट डाल सकते हैं। मीन्स की जो बडगाम सीट के लिए जो पोलिंग है 11 नवंबर को, उसमें कश्मीरी पंडित विस्थापित जो समाज है वो जम्मू में, दिल्ली में या कहीं और भी उनके लिए वोट डाल सकते हैं बडगाम में जो कैंडिडेट उठे हैं। अब अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें, तैयारियों की बात करें, तो वो क्या है, किस तरह से जो इलेक्शन, जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट जो है, जो कमिश्नरी डिपार्टमेंट जो है, जो कि एक नोडल एजेंसी है, वो किस तरह से इसको कंडक्ट करवा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अरविंद केरवानी साहब हैं। ये कमिश्नर हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन माइग्रेंट्स के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो वोटिंग होने वाली है 11 तारीख को, उसके लिए आपने जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और किस तरह का जो तैयारियां आपकी तरफ? समीर जी, जैसे आपने कहा कि जो कश्मीरी माइग्रेंट समाज है जो डिस्प्लेस्ड है और अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वैली में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर हालात की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा जो है जम्मू में, उधमपुर में, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर जो रह रहे हैं उनके लिए हर बार जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है। तो उसी हिसाब से जैसे ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो इस बार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्कीम जो है इन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए वो स्पेशल स्कीम नोटिफाई की है। उस स्पेशल स्कीम के हिसाब से जम्मू में स्पेशल पोलिंग स्टेशन, जैसे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 पोलिंग स्टेशन थे जम्मू में, वैसे ही यहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन रहेंगे। उधमपुर में भी पोलिंग स्टेशन रहेगा और दिल्ली में भी हमारे 4 पोलिंग स्टेशन रहेंगे। इसमें हमारे ARO जम्मू भी है, दूसरे हमारे ARO दिल्ली में है और ARO उधमपुर में है। तो वैसे ही जैसे पिछले साल 2024 में असेंबली इलेक्शन हुआ या उससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो वैसे ही जो है माइग्रेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन जहाँ पर वो वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि एक माइग्रेंट जो है उसके लिए एज ए स्पेशल डिस्पेंसेशन या तो वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकता है या थ्रू पोस्टल बैलेट वो कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं एक माइग्रेंट के लिए। तो इस बार जैसे लास्ट ईयर हमने असेंबली इलेक्शन में किया ड्राफ्ट एक्स्ट्रा रोल, जो मेन इलेक्टोरल रोल है वो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में बडगाम में, लेकिन उसका जो हिस्सा है जिसमें माइग्रेंट वोटर्स हैं वो हमने पब्लिक डोमेन में डाला। उस पर हमने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए। अब उसको फाइनल करने के बाद वहाँ पे RO को भेजा है। तो इसी पर जो एक्सट्रैक्ट रोल है ये हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो जम्मू में, उधमपुर या दिल्ली में है, तो वहाँ पर ये इस पर हमारे ये होंगे। दिल्ली में मैं कहूँगा दिल्ली में M फॉर्म है। जम्मू और उधमपुर में जो है वहाँ पे हमारे ये स्पेशल पोलिंग स्टेशन में एक्सट्रैक्ट रोल पर पोलिंग होती है क्योंकि जोन के साथ लिंक्ड है। तो दिल्ली में जिन्होंने ऑप्शन भरा है M फॉर्म के ज़रिए वहाँ पर वोट डालने का, तो उनको वहाँ पे वोट डालने का दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा पोस्टल बैलेट का भी जो है वो सुविधा भी जैसे पिछले असेंबली इलेक्शन में, मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा कि वही सारे फैसिलिटीज़ जो असेंबली इलेक्शन 2024 में थे वही इसमें भी रखे गए हैं। ये बताइए, क्योंकि आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आपने जो यहाँ पे कंट्रोल रूम टाइप का बनाया है, जो एक रूम बनाया है, वहाँ पे भी आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या क्या जो आपकी तैयारी हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं या आपको लगता है आगे चल के 11 तारीख तक और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की? देखिए, इलेक्शन का एक शेड्यूल जो होता है एक फिक्स्ड वो रहता है। जैसे वहाँ पे RO ने नोटिफिकेशन किया किस दिन कैसे है, वो पूरा एक कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। और फिर हमारा ये रहता है कि जो हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, जो एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए वो चेक की जाती है कि वहाँ पे प्रॉपरली रैंप है, वहाँ पर पानी की सुविधा है, वहाँ पे कंफर्टेबल हमारा वोटर रहना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर देखी जाती है। उनके लिए बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, वो बूथ लेवल ऑफिसर वहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं जैसे एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके बाद फिर यहाँ पे काउंटिंग भी होनी है।
तीनों जगह, दिल्ली में, जम्मू में या उधमपुर में। तो उसके लिए भी हम वो व्यवस्था भी देखते हैं जो आगे 14 तारीख को होगा। तो ये सारा जो है कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है और एक टाइम बाउंड तरीके से। वोटर्स का, जहाँ तक वोटर्स का पर्सपेक्टिव है, तो वोटर्स के लिए हमारी कोशिश रहती है कि उनको वो सारी फैसिलिटी जो एक पोलिंग स्टेशन में अवेलेबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और हम बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी हिदायत होती है कि वो वोटर्स के साथ संपर्क कर लें और उनको फैसिलिटेट कर लें। कारवानी साहब, इसमें जानना चाहूँगा, जो अमला लगता है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा अमला तो आपके इस रिलीफ डिपार्टमेंट का ही होता है, तो क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है, ईवीएम्स की ट्रेनिंग और बाकी जितना, वो पूरा कंप्लीट है? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एक तो हो गया कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे हमारे AROs हैं, उसके अलावा हमारे पास डिप्यूट भी होता है स्टाफ जो ये पोलिंग से, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वो सारा अमला लगता है। एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, P1 है, P2 है, P3 है, वो सारा अमला लगता है। तो उनकी वो जो हमारे पास डिप्यूट होकर आता है स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग्स होती है बाज़ाब्ता, उनके उसमें उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। वैसे ही जैसे EVM की कमीशनिंग है, जो उसमें प्रोटोकॉल होता है, वो सारा किया जाता है, और प्रॉपरली ट्रेन होके यहाँ स्टाफ के 2-3 राउंड ट्रेनिंग किए होते हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होती है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पोलिंग हो जाए वहाँ पे। एक और चीज़ है, जो आपने जैसे वोटर हैं, क्या कोई ऐसा रिवीजन रहा है, क्योंकि जो वोटर नए हैं 18+ उनके लिए, जब से असेंबली पोल्स हुए हैं तब से आज तक, तो उनके लिए आपने कोई सुविधा रखी है जो 18+ हो गए? हाँ बिल्कुल, जैसे जो 1 जनवरी को जो 18 साल के हुए, मतलब असेंबली इलेक्शन 2024 में हुआ, उसके बाद जो 18 जिन्होंने एक्वायर की एज, तो वो एलिजिबल हो रहे हैं। तो वो नए वोटर्स, तभी मैंने कहा ना कि इसमें हमने एक तो पहले जो फॉर्म 6 के ज़रिए कोई नया वोटर ऐड होता है या कोई करेक्शन होती है फॉर्म 8 के ज़रिए, तो वो सारा जो है रिवीजन के बाद फिर हमने उसमें जो मेन एक्सट्रैक्ट रोल है, जो मेन इलेक्टोरल रोल है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका एक्सट्रैक्ट जो माइग्रेंट का पोर्शन है, जैसे यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जम्मू और उधमपुर में माइग्रेंट जोन है हमारे, तो हम हर जोन के साथ एक एक्सट्रैक्ट रोल की मेन इलेक्टोरल रोल का वो हिस्सा है, उस जोन के साथ लिंक है। तो उस जोन का जो इलेक्टोरल रोल है वो हमने उस सारा जो है वो एक्सट्रैक्ट रोल पब्लिक डोमेन में डाला कि किसी का, फिर भी हमने कहा किसी का कोई क्लेम तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं और उस पर जो है यहाँ पर पोलिंग होती है। कमिश्नर साहब, हमने देखा चाहे पार्लियामेंट इलेक्शंस हों या फिर उसके बाद असेंबली पोल्स में, कि कई जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनकी एक कंप्लेन थी कि उनका वोट बहुत दूर था। मींस अगर कोई जगती में रहता है तो उसका दुर्गानगर में, या दुर्गानगर में कोई उधर उसका वोट बोड़ी में है, तो उनको फिर डिफ़िकल्टी आती है। तो क्या आपने इस तरह का बनाया है कि उसको अपने घर के पास ही जो पोलिंग बूथ है उसमें हो? हमारी पूरी कोशिश रही है। मैंने जैसे कहा कि लास्ट ईयर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 पोलिंग स्टेशन थे, तो इस बार भी वो 19 पोलिंग स्टेशन हैं, और लास्ट ईयर भी हमने जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन अथॉरिटीज़, ताकि किसी को भी वोटर को कोई इनकन्वीनियंस ना हो दूरी की वजह से। तो दूसरा ये है कि इसीलिए हमने ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल डाला पब्लिक डोमेन में, क्योंकि हम जोन के हिसाब से करें, जो जो जोन में रजिस्टर्ड है उसके जो नज़दीक जो है पोलिंग स्टेशन, ताकि किसी भी सूरत में उसको कहीं 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वो पोलिंग स्टेशन मिले, विद इन 2 किलोमीटर्स में, उससे बल्कि उससे भी कम है। जैसे जगती में भी आप देखोगे, वहाँ पे जगती कैंप है, तो वहाँ हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, तो हमारी कोशिश रहती है विद इन फ्यू 100 मीटर्स जो है उसको कन्वीनियंस मिले वोटर को। लास्ट में पूछना चाहूँगा, आई बेटा ये चल गो तान पर डॉक्टर कमिश्नर साहब, लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का रहता है हमेशा एक कंसर्न रहता है, और हमने देखा कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होते हैं। इस बार भी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के होंगे और किस तरह से आपने उसके लिए काम किया? वही सारे इंतजाम जैसे असेंबली इलेक्शन में हर पोलिंग पार्टी के साथ सिक्योरिटी रही है वहाँ पे, उसमें सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी और कन्वीनियंस ऑफ द वोटर, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर की जाती है। पहले की पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं, खासकर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन, उस टाइम में
कमिश्नर साहब, लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी का रहता है हमेशा एक कंसर्न रहता है, और हमने देखा कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होते हैं। इस बार भी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के होंगे और किस तरह से आपने उसके लिए काम किया? वही सारे इंतजाम जैसे असेंबली इलेक्शन में हर पोलिंग पार्टी के साथ सिक्योरिटी रही है वहाँ पे, उसमें सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी और कन्वीनियंस ऑफ द वोटर, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर की जाती है। पहले की पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं, खासतौर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन, उस टाइम में हमारा फोकस था क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो वहाँ पे उस वक्त शेड्स हो प्रॉपरली, वहाँ पर बैठने की कमिश्नर साहब, लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी का रहता है हमेशा एक कंसर्न रहता है, और हमने देखा कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होते हैं। इस बार भी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के होंगे और किस तरह से आपने उसके लिए काम किया? वही सारे इंतजाम जैसे असेंबली इलेक्शन में हर पोलिंग पार्टी के साथ सिक्योरिटी रही है वहाँ पे, उसमें सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी और कन्वीनियंस ऑफ द वोटर, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर की जाती है। पहले की पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं, खासतौर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन, उस टाइम में हमारा फोकस था क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो वहाँ पे उस वक्त शेड्स हो प्रॉपरली, वहाँ पर बैठने की सुविधा हो, पानी को। तो इस बार भी हमारी कोशिश है, हालांकि इस वक्त सीज़न खुशगवार है, फिर भी हमने ये किया है कि वहाँ पे जो पानी की सुविधा है, वहाँ पर बैठने की सुविधा है, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर वोटर को हो, रैंप का हो, ये सारी फैसिलिटीज़ देखी जाती है। और हम ये सर्टिफिकेशन लेते हैं वहाँ जो BLO हैं, उनसे असरटेन करते हैं कि भाई ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर वोटर को हो। सेफ्टी का तो सिक्योरिटी का तो है ही है, क्योंकि सिक्योरिटी की एजेंसीज जो हमारी रहती है वो 100% रहता है उसमें, चाहे JNK पुलिस है या CAPF है। लास्ट में वोटर से क्या, आप जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर चाहे कहीं पे भी रहता है उसको क्या अपील करते हैं? मैं उसमें हर वोटर को यही अपील करता हूँ, और पिछली बार भी मैंने अपील की पर्टिकुलरली यंग वोटर्स को, कि अपना वोट ज़रूर डालें। ये जो डेमोक्रेसी है, ये हमने बड़े स्ट्रगल के बाद हासिल की है, और वोट हमारा जो एक यज्ञ है, जो एक डेमोक्रेसी का यज्ञ है, उसमें हर वोट जो है एक आहुति की तरह होता है। तो हर वोटर को ये समझना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस कंट्री का होने के नाते मुझे वोट ज़रूर डालना चाहिए। ये आपका एक राइट है। एक एक कतरे से ही समंदर बनता है। कोई सोचे कि पता नहीं मेरे वोट से क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक एक कतरे से समंदर बनता है, और एक एक वोट की अहमियत से आपकी इम्पोर्टेंस बनती है। न्यूज़ 18 के लिए धन्यवाद। कैमरा साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू।